नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। हमारे सीटेट के एग्जाम में मात्र 15 दिन का समय बचा है और इन दिनों में अपनी तैयारी को धार देने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कॉम्पिटिटिव लर्निंग विद अनुज। आज हम लोग देखेंगे अपनी प्रीवियस ईयर की श्रृंखला के अंतर्गत 9 दिसंबर 2018 में जो सीटेट का पेपर पूछा गया था उसके ईवीएस के सेक्शन को। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। भारत में बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति क्या है। जब आप इंडियन मैप देखेंगे तो बिहार के सापेक्ष बिहार यहाँ पे पड़ेगा और जम्मू कश्मीर यहाँ पे पड़ेगा। आप इस टर्न से देखेंगे, इधर पूर्व हो जाएगा, इधर पश्चिम, इधर उत्तर, इधर दक्षिण, तो ये किधर पड़ेगा। देखिए आप, बिहार यहाँ के आसपास है, यहाँ से इधर की तरफ जब आप देखेंगे तो क्या पड़ेगा। ये देखिए भाई फटाफट इसको, तो इसमें पड़ेगा उत्तर और पश्चिम। ये पश्चिम है और ये उत्तर, उत्तर और पश्चिम के कॉर्नर पे। दूसरा इसने पूछा है गोवा, तो यहाँ बिहार के सापेक्ष गोवा को देखें तो गोवा यहाँ पे पड़ेगा बिल्कुल। ये केरल, केरल के पास में ये गोवा यहाँ पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम। देखिए कहाँ दिया, उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम, सी में दिया। सी आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपको पता है प्रीवियस ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है। सीटेट में प्रीवियस ईयर की बहुत तगड़ी भूमिका है। 60 से 70% आपको एग्जाम पास करवा के कौन देता है भैया, आपका प्रीवियस ईयर। तो इनको छोड़ना नहीं है। चलिए देखते हैं, वाष्पीकरण की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस स्थिति में सबसे धीमी होगी। सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में वृद्धि। आप जब सतह के क्षेत्र में वृद्धि करेंगे, तापमान में वृद्धि करेंगे तो क्या होगा, वाष्पीकरण और अधिक होगा, कम नहीं होगा। वाष्पीकरण कैसा होगा, सतह का क्षेत्र अधिक करने पर क्या होता है, वाष्पीकरण ज्यादा होता है। वाष्पीकरण को कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सतह का क्षेत्र कम करना पड़ेगा। अगला देखते हैं, सतह क्षेत्र बढ़ता है लेकिन तापमान घटता है। देखिए दोनों गलत हो जाएंगे। सतह क्षेत्र घटता है, ये भी गलत हो जाएगा। सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में कमी, लेकिन इसमें क्या कर दिया, तापमान बढ़ा दिया। सी में तापमान नहीं बढ़ेगा, सतह क्षेत्र भी घटेगा और तापमान भी घटेगा, तभी वाष्पीकरण क्या होगा, कम होगा। डी आंसर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे, स्थानों, दूरियों और दिशाओं के सापेक्ष स्थिति को समझने की स्थिति को क्या कहते हैं। अब आप इसको अगर समझेंगे तो इसमें ऑप्शन में देखिए, आप हिंदी में देखेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, इंग्लिश में देखेंगे मैपिंग स्किल। दिशाओं, दूरियों और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को आप समझते हैं, इसको क्या कहते हैं, मैपिंग स्किल कहते हैं। बी आंसर आपका सही हो जाएगा। हिंदी में इसको चित्रण कौशल कह रहे हैं, इंग्लिश में देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे, किस राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क एनसीईएफ ने प्राथमिक स्तर पर एक एकीकृत पाठ्यचर्या क्षेत्र के रूप में पढ़ाए जाने के लिए पर्यावरण अध्ययन की सिफारिश की थी। तो ये एनसीईएफ 2000 में की गई थी। कब की गई थी, एनसीईएफ 2000 में ये सिफारिश की गई थी कि सामाजिक विज्ञान और विज्ञान को एक विषय के रूप में पढ़ाइए आप। इससे पहले क्या था, एनसीईएफ 1975 और 1988 में क्या किया गया था कि 1 और 2 में तो हम साथ में पढ़ाएंगे, लेकिन क्या करेंगे भैया, 3 से 5 में क्या करेंगे, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण विज्ञान को पर्यावरण 1 और पर्यावरण 2 में पढ़ाएंगे। लेकिन एनसीईएफ 2000 ने क्या किया, इसको एक साथ पढ़ाने के लिए कर दिया था। तो सही आंसर सी हो जाएगा, एनसीईएफ 2000। अगले प्रश्न को देखेंगे, भारत में किस क्षेत्र में स्थानांतरित खेती करने का रिवाज है। स्थानांतरित खेती करने का मतलब समझ रहे हैं आप, झूम खेती। ये कहाँ होती है भैया, झूम खेती आप लोग समझ गए होंगे, ये उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में होती है। इसमें एक फसल होने के बाद क्या करते हैं, खेत को कुछ समय के लिए छोड़ देते हैं। अगले प्रश्न को देखेंगे, नदी बांधों से उत्पन्न जल विद्युत के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। चलिए देखते हैं, निगेटिव पूछा गया, आप इसको क्या करेंगे, हाईलाइट कर लेंगे। बांध टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित करते हैं, नहीं भैया। बांध क्या करते हैं, जल विद्युत के लिए बने बांध टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित नहीं करते हैं। बांध से के बनने से क्या होता है, नदी का जो प्राकृतिक प्रवाह क्षेत्र है वो क्या होता है, सीमित हो जाता है, जिससे उसमें प्रवास करने वाले जो जीव होते हैं वो क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। बांधों एवं जलाशयों के निर्माण के कारण होने वाले जो परिवर्तन है, प्रभाव है, वो कैसे होते हैं, दीर्घकालिक रूप में प्रकट होते हैं। पहला ही गलत हो जाएगा और हमें यही चाहिए था। अगले प्रश्न को देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन हाउस गैसें हैं। तो आप सभी लोग जानते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और जलवाष्प, ये तीनों ही कैसी गैसें हैं, ये ग्रीन हाउस गैसें हैं। तो चौथा आंसर सही हो जाएगा, उपर्युक्त
सभी, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसके अलावा और कौन कौन सी ग्रीन हाउस गैसें हैं? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन और नाइट्रस ऑक्साइड। अगले प्रश्न को देखेंगे, भारत में ठंडे रेगिस्तान मानसून से प्रभावित क्यों नहीं होते हैं? तो उनमें क्या होता है भैया, भारत में जो ठंडे रेगिस्तान है कहाँ है? हिमालय की वृष्टि छाया क्षेत्र में है। इसी वजह से क्या होता है, यह प्रभावित नहीं होते। यहाँ जो वर्षा होती है कैसी होती है? बहुत कम होती है। तो बी आंसर सही हो जाएगा। ठंडे रेगिस्तान हिमालय की कैसी है? वृष्टि छाया क्षेत्र में है। बी आंसर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे, ताजमहल के पीले होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जिम्मेदार है? तो सल्फर डाइऑक्साइड, SO2। आप सभी लोग जानते होंगे मथुरा ऑयल रिफाइनरी आदि के कारण क्या होता है, वातावरण में विषैली गैस सल्फर डाइऑक्साइड क्या है कि अधिकता हो जाती है। वर्षा होने पर यह गैस वर्षा जल के साथ मिलकर क्या करती है, अम्ल वर्षा के रूप में धरती पर गिरती है, जिससे ताजमहल का रंग कैसा हो रहा है, पीला हो रहा है। बी आंसर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे, गोलकुंडा का किला किसने बनवाया था? तो गोलकुंडा का किला दक्षिण भारतीय राज्य तेलंगाना की जो राजधानी है हैदराबाद में स्थित एक दुर्ग तथा ध्वस्त नगर है, जिसका निर्माण किसने करवाया था? काकतीय राजवंश ने करवाया था। सी आंसर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे, 15 क्या लिखा है, 50 ग्राम ml घनत्व और 3 ml आयतन वाले किसी वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा? तो घनत्व बराबर क्या होता है, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। और हमसे पूछा क्या क्या है, द्रव्यमान। जब हम द्रव्यमान निकालेंगे तो द्रव्यमान को हम इधर लाएंगे तो हो जाएगा घनत्व गुणे आयतन। अब इसमें आपको दिया है घनत्व 15 दिया है, आयतन 3 ml दिया है, 15 3 45, क्या हो जाएगा 45 ग्राम। बी आंसर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं सदिश राशियां और अदिश राशियां। सदिश राशियां कौन सी होती हैं? तो सदिश राशियां जिन राशियों में मात्रा तथा दिशा दोनों होते हैं उनको क्या कहते हैं? सदिश राशियां। कौन कौन सी हैं सदिश राशियां? वेग, बल, संवेग, ये सभी कैसी राशियां हैं? ये सभी सदिश राशियां हैं। जबकि अदिश राशियों में क्या होता है, इनमें केवल परिणाम होता है, दिशा नहीं। कौन कौन सी हो जाएंगी? चाल, द्रव्यमान और क्या हो जाएगा, दूरी। अब देखिए आप, ए में दिया है द्रव्यमान, ए आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे, एक ऐसी वस्तु जिसमें से कोई प्रकाश किरण नहीं गुजर सकती है क्या कहलाता है? तो वो अपारदर्शी कहलाता है। जिससे कोई प्रकाश किरण नहीं गुजर सकती है उसको क्या कहलाते हैं? अपारदर्शी कहते हैं। जैसे उदाहरण अगर देखना चाहेंगे आप, दीवाल हो जाएगा, और जिसके आर पार हम देख सकते हैं उसको क्या कहते हैं? पारदर्शी। उसका उदाहरण क्या हो जाएगा? कांच हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे, ग्लास। एक विलेय का विघटन दर किस पर निर्भर करता है? तो विलेय का जो विघटन दर है ये उसके सतह क्षेत्र पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? उसके सतह पे, उसके सरफेस एरिया पे। देखिए कहां दिया है, बी में दिया है। बी आंसर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे, सुषमा चाहती है कि उसके छात्रों को पेड़ों के संरक्षण के लिए संवेदनशील बनाया जाए। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा करने की सबसे उपयुक्त रणनीति होगी? चलिए बताइए भाई फटाफट, सबसे उपयुक्त रणनीति कौन सी होगी? चलिए देखते हैं। कक्षा में बहस आयोजित करना? नहीं भाई। समूह चर्चा हो सकता है, लेकिन इससे भी अच्छा है क्या कोई? देखते हैं। पोस्टर बनाना? नहीं। बच्चों को एक एक पौधा को अपनाने और पोषित करने में मदद करना? बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। डी आंसर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे, अभय ने अपने छात्रों से उन बीमारियों पर समूह में एक सर्वेक्षण करने के लिए कहा जिनसे उनके पड़ोस के लोग पीड़ित थे। पाठ्य पुस्तक में सर्वेक्षण का उल्लेख नहीं किया गया है। इस शिक्षण अधिगम की रणनीति के लिए कौन सा विकल्प प्रासंगिक नहीं है? निगेटिव को आप क्या करेंगे? हाईलाइट कर लेंगे। चलिए देखते हैं। इसने समुदाय के साथ बातचीत करने का अवसर प्रदान किया। ये तो सही है, और हमें कैसा चाहिए है? गलत चाहिए है। इससे बच्चों को वास्तविक जीवन के साथ सीखने में मदद मिली। बिल्कुल सही है, ये भी सही है। इसने बच्चों को डाटा हैंडलिंग समझने और एक साथ काम करने में सक्षम बनाया। ये भी सही है। इससे समुदाय को उन बीमारियों को समझने में मदद मिली जिनसे वे पीड़ित थे। भाई कहाँ मदद मिली उनको? ये गलत हो जाएगा। और हमसे क्या पूछा था? गलत ही पूछा था। डी आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे,
आपातकालीन परिस्थितियों के बारे में बात करने के लिए प्रिया ने बच्चों के अनुभव पूछे जब उन्हें कभी आपात स्थिति का सामना करना पड़ा। बच्चों ने आग, बिजली के झटके और सड़क दुर्घटनाओं के साथ अपने अनुभव सुनाए। उन्होंने प्रश्न पूछे, उनकी मौजूदा समझ का आकलन किया और समाचार पत्रों में सड़क सुरक्षा विज्ञापनों जैसे संसाधनों का उपयोग करके सुरक्षा पहलुओं पर चर्चा की और क्रमशः आग और बिजली के झटके पर सुरक्षा दिशा निर्देशों पर चर्चा के लिए एलपीजी और इलेक्ट्रिक व्हील का इस्तेमाल किया। प्रिया द्वारा अपनाया गया सबसे उपयुक्त दृष्टिकोण कौन सा होगा? तो प्रिया ने क्या किया है, आपातकालीन घटनाओं और उसके प्रति बच्चों के अनुभव जानने के साथ ही उन्हें ऐसी परिस्थितियों से निपटने या फिर कह सकते हैं कि सावधानी बरतने हेतु सड़क सुरक्षा, आग, बिजली के झटकों एवं अन्य ऐसी परिस्थितियों के प्रति उठाए जाने वालों कदमों को बताने हेतु विभिन्न माध्यमों का भी सहारा लिया, जिससे बच्चों को बहुत अच्छी तरीके से क्या हो सके, समझ में आ सके। प्रिया द्वारा इस्तेमाल किया गया सबसे उपयुक्त यह दृष्टिकोण कैसा है? इंक्वायरी अप्रोच। देखिए भाई कहाँ है इंक्वायरी अप्रोच? सी में दिया गया है अन्वेषण दृष्टिकोण। सी आंसर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे। समुदाय एक महत्वपूर्ण शिक्षण और अधिगम संस्थान है। तो ऐसा क्यों है भाई? क्योंकि अधिगम जो समुदाय है एक महत्वपूर्ण कैसा है शिक्षण, क्योंकि ये क्या करता है, वास्तविक परिस्थितियों में सीखने का अवसर प्रदान करता है। चलिए देखते हैं ऑप्शन क्या कहते हैं। यह सस्ता और सुलभ है। नहीं भाई, इससे कोई लोग लेना देना नहीं है। बुजुर्ग लोग बुद्धिमान है और उनके पास क्या है, उनके पास समय है। नहीं, इससे लेना देना नहीं है। यह वास्तविक परिस्थिति में सीखने का अवसर प्रदान करता है। एकदम परफेक्ट हो जाएगा सी आंसर। ईवीएस शिक्षण अधिगम में कक्षा में प्राप्त अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ने और इसे समृद्ध करने का तात्पर्य क्या है? बताइए भाई फटाफट। सही आंसर हो जाएगा हमारा पाठ्य पुस्तक से बाहर जाना। ए आंसर सही हो जाएगा। पाठ्य पुस्तकों से क्या है, बाहर जाना। अभी क्या हो रहा है, जो हमारा पर्यावरण अधिगम में है, कक्षा में क्या है, प्राप्त अधिगम को विद्यालय के बाहरी जीवन से जोड़ना। जो विद्यालय से प्राप्त शिक्षा है इसको क्या करना है, बाहरी जीवन से जोड़ना और इसे समृद्ध करने से तात्पर्य पाठ्य पुस्तकों से प्राप्त ज्ञान का व्यवहारिक रूप से प्रयोग करना। तो पाठ्य पुस्तकों से बाहर जाना, ए आंसर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे। कक्षा 3 के छात्रों को रमा ने सिखाया कि पिता, माँ और उनके बच्चे एकल परिवार का गठन करते हैं और यदि दादा दादी एवं अन्य रिश्तेदार साथ रहते हैं तो यह एक विस्तारित परिवार है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? चलिए बताइए भाई, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? परिवार की परिभाषा गलत है भाई। बताइए आप क्या सोचते हैं? रमा अपने छात्रों के प्रति असंवेदनशील है। शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण समावेशी नहीं है। बताइए भाई। तो रमा द्वारा कक्षा 3 के छात्रों को परिवार के विभिन्न स्वरूपों को बताने से पूर्व पारिवारिक रिश्तों को विभिन्न माध्यमों से स्पष्ट करना चाहिए। उसके बाद उसे क्या करना चाहिए, छात्रों को परिवार के स्वरूप के बारे में बताना चाहिए, जिससे सभी प्रकार के बच्चे आसानी से क्या करेंगे, उसको समझ सकेंगे, कि रमा द्वारा जो नहीं किया गया है। अतः यह क्या है, यह शिक्षण अधिगम जो है कैसा है, समावेशी दृष्टिकोण नहीं है। तो सी आंसर हमारा सही हो जाएगा। सी आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी ईवीएस कक्षा में गतिविधि या गतिविधियां हैं? तो चलिए देख लेते हैं ईवीएस शिक्षा में कौन सी है। चित्र खींचना है, फील्ड भ्रमण है, श्यामपट्ट का उपयोग है, अर्थात डी आंसर सही हो जाएगा, उपयुक्त तो सभी। अगले प्रश्न को देखेंगे। पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम बच्चों की समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है? यदि यह है, चलिए देखते हैं कैसा है। एकीकृत, समावेशी, विषयगत, तीनों सही हो जाएंगे, उपयुक्त सभी, डी आंसर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे। ईवीएस पाठ्य पुस्तक में सपेरों पर एक अध्याय है। इसका उद्देश्य बच्चों को जागरूक करना है और संवेदनशील बनाना है। चलिए देखते हैं भाई। यह एक अवैध कार्य है? नहीं यार, ऐसा मत करो भाई। सपेरों के लिए, क्योंकि बच्चे इन दिनों अक्सर उन्हें नहीं देखते हैं कि सपेरों सांपों को नुकसान नहीं पहुंचाए और उन्हें अपनी आजीविका से वंचित करने से पहले विकल्पों को प्रदान करने की आवश्यकता है। एकदम सही हो जाएगा, सी आंसर। पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत सपेरों पर जो दिए गए अध्याय है उसका उद्देश्य है
बच्चों को जानवरों के प्रति हो रहे अत्याचारों के प्रति संवेदनशील बनाना, साथ ही सपेरों को सांप पकड़ने अथवा उनका खेल दिखाने के अलावा उनकी आजीविका के लिए अन्य सुरक्षा विकल्पों के बारे में विचार प्रदान करना। सही आंसर हो जाएगा सी। अगले प्रश्न को देखेंगे। विद्यालय में मिड डे मील के समय में कौन सा सबसे प्रासंगिक है? चलिए देख लेते हैं कि मिड डे मील के समय के लिए कौन सा सबसे अधिक प्रासंगिक है। सही है, चलिए देखते हैं। पहला ऑप्शन है शिक्षण अधिगम के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है। नहीं, ऐसा कैसे कह सकते हैं आप? यह ईवीएस शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षण अधिगम का अवसर है। एकदम सही है, बी आंसर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे। पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में बोझ के बिना सीखना क्या बताता है? लर्निंग विदाउट बर्डन क्या कहता है? चलिए देखते हैं। स्कूल बैग का कम वजन, ईवीएस पाठ्य पुस्तकों में अध्यायों की कम संख्या, नहीं इसका कोई लेना देना नहीं। अवोध का भार कम करने की जरूरत है, बिल्कुल सही बात है, सी आंसर हमारा सही हो जाएगा। पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में बोझ के बिना सीखने से तात्पर्य बच्चों पर अवोध गम्यता के भार को कम करना है। सर्वप्रथम इस मुद्दे पर यशपाल समिति ने, कौन सी समिति ने? यशपाल समिति ने कब? 1993 में इस मुद्दे को उठाया था। इसे स्कूली बच्चों के लिए कम करने के उपाय सुझाए थे। किसने सुझाए थे? यशपाल समिति ने। कब सुझाए थे? 1993 में सुझाए थे। अगले प्रश्न को देखेंगे। ईवीएस कक्षा में समूह में सीखने का क्या उद्देश्य है? तो आप सभी लोग जानते हैं समूह में सीखने का उद्देश्य क्या है भैया। चलिए देखते हैं ऑप्शन। लड़के और लड़कियां अलग अलग सीख सकते हैं। नहीं, इसलिए भैया समूह में नहीं बिठाते, ये गलत हो जाएगा। अगला ऑप्शन देखते हैं। कम और उच्च प्रदर्शन करने वाले छात्रों को अलग करना, नहीं ये भी गलत हो जाएगा। सहयोग के मूल्यों को लागू करने और एक साथ काम करने के लिए प्रत्येक बच्चे को सक्रिय रूप में भाग लेने के सीखने में सक्षम बनाना, सही आंसर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे। बाला का पूरा रूप क्या है? चलिए बताइए बाला की फुल फॉर्म क्या है? तो चलिए मैं बता देता हूँ। होल्डिंग एज लर्निंग एड, लिख के बताऊं? चलिए लिख के बता देता हूँ। होल्डिंग एज लर्निंग एड, तो इसका क्या संक्षिप्त रूप हो जाएगा भैया? देखिए कहाँ दिया है, सी में दिया है। होल्डिंग एज लर्निंग एड, अधिगम सहायक के रूप में बिल्डिंग, सी आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे। वैकल्पिक ढांचे का क्या अर्थ है? चलिए देख लेते हैं। विभिन्न भौतिक घटनाओं का पाठ्यपुस्तक स्पष्टीकरण, नहीं भाई ये लेना देना नहीं है। विचार है जो अवधारणाएं जो औपचारिक रूप से स्वीकृत स्पष्टीकरण से अलग हैं, बिल्कुल सही हो जाएगा। वैकल्पिक फ्रेमवर्क या वैकल्पिक ढांचे का अर्थ वे विचार हैं जो अवधारणाओं के औपचारिक रूप से स्वीकृत स्पष्टीकरण से अलग हैं। ये प्रचलित सिद्धांतों या मान्यताओं से अलग सृजनात्मकता को क्या करते हैं? प्रोत्साहित करते हैं। सही आंसर हो जाएगा बी। अगले प्रश्न को देखेंगे। आज के प्रश्नों की श्रृंखला के अंतिम प्रश्न को देखेंगे। आप लोगों का स्कोर कैसा रहा आप लोग फटाफट कमेंट करके बताएंगे। महिलाएं पुरुषों की तुलना में कमजोर हैं, यह एक क्या है भैया? यह एक कह सकते हैं आप रूढ़िबद्ध धारणा है। ये रूढ़िवादिता है, आपके दिमाग में बैठा हुआ है। आप किस क्षेत्र में कह सकते हैं कि महिलाएं लड़कियां लड़कों से कम हैं? किसी भी एक क्षेत्र में आप देखिए और फिर उसको सर्च करके देखिए कि लड़कियां कहां से कहां पहुंच गई हैं। ये एक सिर्फ क्या है? आपके दिमाग में बनी हुई धारणा है। सी आंसर सही हो जाएगा। आज के प्रश्नों की श्रृंखला को यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।